वांग लिन ने ध्यान से उस लड़की को देखा जब वह आत्मा शोधन संप्रदाय के आंतरिक भाग में तैर रही थी। ये व्यक्ति थोड़ा परिचित है। वांग लिन ने एक बार और देखा और थोड़ा सोचा, लेकिन वह याद नहीं कर पाया कि उसने इस व्यक्ति को पहले कहाँ देखा था। वह पहाड़ से नीचे उतरा और पर्वत श्रृंखला के केंद्र के पास की इमारतों के सामने पहुंचा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वर्तमान में अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहा था। जब वांग लिन उतरा तो उसने लापरवाही से वांग लिन की ओर देखा, लेकिन फिर उसकी आंखें तुरंत सदमे से भर गईं और वह चौड़ी आंखों से वांग लिन को देखने लगा। अरे, आप फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में पहुंच गए। इस व्यक्ति का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वांग लिन ने चुपके से आह भरी, क्योंकि उसकी मूल आत्मा नष्ट हो गई थी। वह अपने साधना स्तर को छिपा नहीं सकता था, इसलिए ये कोर फॉर्मेशन साधक उसके अंदर झांक सकता था। वांग लिन ने मन ही मन सोचा, मुझे जल्दी से अपनी मूल आत्मा को पुनः प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में एक समस्या होगी। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य पहले से ही किनारे पर था और क्योंकि इस स्थान में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, इसलिए मैं भाग्यशाली रहा और फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में सफलता प्राप्त की। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वह विचार करने लगा। वांग लिन ने जो कहा वह अजीब नहीं था, लेकिन उसकी साधना की गति थोड़ी अधिक थी। उसने वांग लिन को ध्यान से देखा और यह याद करने के बाद कि वांग लिन कौन है, पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वांग लिन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, शिष्य अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाली गुफा में जाना चाहता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें सिकुड़ी। साधकों को बहुत लालची नहीं होना चाहिए। आपकी साधना की गति बहुत तेज है, इसलिए आपकी नींव स्थिर है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आप कभी भी कोर फॉर्मेशन चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। वांग लिन ने थोड़ा सोचा और कहा, शिष्य समझता है, लेकिन मुझे आशा है कि वरिष्ठ सहमत होंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग लिन को देखा और कहा, चूंकि आप जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन कमरे बदलने के लिए एक और मध्यम गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर की कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग लिन ने कड़वी मुस्कान दी। वह दुखी दिख रहा था क्योंकि उसने एक मध्यम गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन उसे सौंप दिया था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आत्मा का पत्थर लिया और कहा, मुझे अपना टोकन दो। वांग लिन ने टोकन उसे थमा दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने टोकन रख दिया। फिर उसने दूसरा टोकन निकाला और कहा, जितनी कम संख्या होगी उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर होगी। ये कहते हुए उसने टोकन वांग लिन की ओर फेंक दिया। टोकन पकड़ने के बाद उसने उस पर लिखा नंबर देखा, 803। फिर जाने से पहले उसने जल्दी से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसके जाने के बाद ही उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठी और उसने खुद से कहा, अजीब बात है। फिर वह गुफा 1090 की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही वह गुफा के अंदर पहुंच गया। उसने कुछ देर तक गुफा में खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर वह सोचने लगा, क्या मैं बहुत ज्यादा पागल हो रहा था? क्या वह वास्तव में एक सफलता के कगार पर था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी साधना की गति इतनी तेज हो गई? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और फिर गुफा से बाहर चला गया। उसने कियान म्यू नामक इस व्यक्ति पर अधिक ध्यान देने का फैसला किया। वांग लिन टोकन के साथ पहाड़ पर उड़ता रहा जब तक कि उसे गुफा 803 नहीं मिल गई। गुफा का आकार 1090 के समान ही था, लेकिन गुफा के केंद्र में एक छोटी संरचना थी। यह संरचना बहुत जटिल थी, ऐसा लग रहा था कि यह वास्तविक नहीं है। गुफा में प्रवेश करने के बाद वांग लिन की नजर उस संरचना पर पड़ी। उसने कुछ देर तक उसे देखा और पाया कि यह वास्तव में एक साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाली संरचना थी। इसमें कई अनावश्यक चीजें जोड़ दी गईं, जो स्पष्ट रूप से लोगों को संरचना समझने से रोकने के लिए थीं। इस संरचना का उद्देश्य आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाला क्षेत्र बनाना था। हालांकि इस संरचना का उपयोग आत्मा की नस की आंख के ऊपर किया जाना था, अन्यथा यह बहुत प्रभावी नहीं होगा। आत्मा शिरा की आंखें किसी व्यक्ति के शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं की तरह थीं। यह स्थान आत्मा की शिरा वाली आंख नहीं हो सकता, इसलिए यह एक छद्म आत्मा की शिरा वाली आंख होनी चाहिए। वांग लिन ने थोड़ी देर तक इसे देखा और इसका रहस्य समझ लिया। हालांकि उसकी साधना चाय के क्षेत्र और मुहर द्वारा सील कर दी गई थी, वह एक आत्मा निर्माण साधक था। अपने 500 वर्षों के अनुभव के साथ वह तुरंत ही निर्माण को देखने में सक्षम था। ये कहना होगा कि कोर फॉर्मेशन साधकों को भी इस फॉर्मेशन को समझने में कठिनाई होगी। केवल नवजात आत्मा चरण में ही कोई इसे देख सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें इसे समझने में बहुत कठिनाई होगी। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि संरचना के ऊपर कई अनावश्यक चीजें जोड़ दी गई थीं, जिससे आर पार देख पाना और भी कठिन हो गया था। आखिरकार आत्मा शोधन संप्रदाय ने बाहरी शिष्यों के लिए इस पूरे पहाड़ को गुफाओं में बदलने के लिए लोगों को संरचना के माध्यम से देखने से रोकने के लिए उपाय किए होंगे। हालांकि आत्मा शोधन संप्रदाय के पूर्वज ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक आत्मा निर्माण साधक बाहरी शिष्यों के लिए पहाड़ में होगा। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और उसने अपना दाहिना हाथ उस संरचना पर घुमाया तो पाया कि इसके नीचे एक और भी जटिल संरचना थी।
वांग लिन ने इसे देखा और सोचा, मुझे विश्वास है कि यह संरचना ही है जो इसे असली से जोड़कर एक छद्म आत्मा शिरा आंख बना रही है। उसने संरचना को सामान्य स्थिति में वापस लाने से पहले थोड़ा सोचा। वह कमल की मुद्रा में बैठ गया और दीवारों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। फिर उसने 3 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाले और फिर से साधना शुरू कर दी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा कमरा 1090 की तुलना में कई गुना अधिक सघन थी। आखिरकार इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण संरचना के साथ साथ एक ऐसी संरचना भी थी जो आत्मा की नस से खींचकर नकली आत्मा की नस वाली आंख बनाती थी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक सघन होगी। 3 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन को जोड़ने पर यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व एक भयावह स्तर तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि अगर कोई नवजात आत्मा साधक इसे देख भी लेता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे चुरा लेता। यहाँ खेती करने से उनकी खेती की गति काफी बढ़ जाएगी। वांग लिन साधना में खुद को प्रकट कर चुका था और समय को भूल चुका था। उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा की बर्फ की परत से ढका हुआ था। जब आध्यात्मिक ऊर्जा एक निश्चित घनत्व पर पहुंच जाती और कहीं नहीं जा पाती तो वह नीली बर्फ में संघनित हो जाती। अभी गुफा का पूरा फर्श इस नीली बर्फ से ढका हुआ था, जिससे ये बहुत सुंदर लग रहा था। वांग लिन के शरीर पर और भी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा जम गई थी। दूर से देखने पर वह एक नीले व्यक्ति की तरह लग रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर चाय का निशान अभी भी बहुत गहरा था और बहुत भयावह लग रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे वांग लिन के शरीर के अंदर एकत्रित हो गई। हालांकि उसी समय चाय डोमेन और सील ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और अधिक मजबूत हो गए। वे वर्तमान में पहले की तुलना में कई गुना मजबूत थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वांग लिन 2 महीने तक यहाँ बंद कमरे में साधना करता रहा। इन 2 महीनों में वांग लिन का शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। उसने इस पूरे समय का उपयोग अपने साधना स्तर को बढ़ाने में किया। हालांकि जैसे जैसे उसका साधना स्तर ऊंचा होता गया उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती गई और इस प्रकार उसकी साधना की गति कम होती गई। इन 2 महीनों में वह केवल नींव स्थापना के अंतिम चरण तक ही पहुंच पाया। वह अभी भी नींव स्थापना के अंतिम चरण के शिखर से कुछ दूरी पर था। तीनों उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन धूल में बदल गए थे, जिससे वांग लिन का दिल दुखने लगा। उसने खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने से बचने का फैसला किया था। इस दिन वांग लिन की नजर कमरे में बनी संरचना पर पड़ी। उसकी हथेली जमीन पर लगी और संरचना टूट गई और उसके नीचे दूसरी संरचना दिखाई देने लगी। यहाँ पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। अगर मैं इस छद्म आत्मा शिरा आंख से सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा खींचूं तो मुझे कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा मिलनी चाहिए। वांग लिन की आंखें चमक उठी जब उसने उस संरचना को देखा और उसका अध्ययन करना शुरू किया। गठन एक तरह का प्रतिबंध था और वांग लिन प्रतिबंधों से बहुत परिचित था। थोड़ा अध्ययन करने के बाद उसे कुछ समझ मिली। उसके हाथ ने एक मुहर बनाई और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसके हाथ ने एक के बाद एक छवि बनाई और जल्द ही उसका माथा पसीने से भर गया। लगभग उसी क्षण जब एक प्रतिच्छवि प्रकट होती, दूसरी प्रतिच्छवि बनना शुरू हो जाती। उसके माथे से निकले पसीने से उसके कपड़े पहले ही भीग चुके थे। यह भ्रमात्मक प्रतिबंध वांग लिन की अपनी रचना थी और यह सामान्य प्रतिबंधों से बहुत अलग था। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ सामान्य प्रतिबंध बनाना बहुत आसान था, लेकिन भ्रमात्मक प्रतिबंध बहुत कठिन थे। जब वह अपने कोर फॉर्मेशन साधना के साथ प्राचीन देवता की भूमि के अंदर था तो वह इनमें से केवल कुछ ही बना सकता था। अब वह केवल फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में था। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के अनुसार वह मुश्किल से ही एक बना सकता था। वांग लिन का हाथ तेजी से आगे बढ़ता गया जब तक कि सभी प्रतिरूप एक में विलीन नहीं हो गए। वांग लिन ने संरचना की ओर इशारा किया और चिल्लाया, फिर भ्रमकारी प्रतिबंध अचानक संरचना पर आ गिरा। संरचना तुरंत हिल गई और फिर उसमें से एक शक्तिशाली बल निकला और फैल गया। वांग लिन ने बल को चकमा दिया और संरचना को घूर कर देखा। बल के गायब हो जाने के बाद संरचना ने काम करना बंद कर दिया और कोई आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर नहीं आई। वांग लिन ने आगे बढ़कर संरचना की ओर इशारा किया। फिर एक श्रृंखला में चटकने की आवाजें आईं। जैसे ही संरचना बिखर गई, मुट्ठी के आकार का एक आत्मा पत्थर प्रकट हुआ। इस स्पिरिट स्टोन का रंग लाल था और ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर बादल तैर रहे हों। वांग लिन इसे तुरंत पहचान गया। इस पत्थर को क्रिस्टल कुनस्टोन के नाम से जाना जाता था। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता थी, लेकिन इसे संग्रहित करने का कोई तरीका नहीं था। बिना कुछ कहे वांग लिन के दाहिने हाथ ने लाल पत्थर पर दबाव डाला और वह खेती करने लगा। टकराना और अथाह मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा अकल्पनीय गति से क्रिस्टल कुनस्टोन से बाहर निकली और वांग लिन के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्तिशाली प्रवाह के कारण उसने महसूस किया कि उसके रोम छिद्र खुल गए हैं और उनमें से काली गैस निकल रही है। उसके चेहरे पर चाय का निशान धुंधला पड़ गया। हालांकि वह नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह कमजोर हो गया था।
वांग लिन को बहुत खुशी हुई। उसने नहीं सोचा था कि सीधे आत्माशिरा आंख से अवशोषित करने से ऐसा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वह जानता था कि यह केवल पहली बार ही इतना प्रभावी होगा। एक बार जब यह शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उछाल स्थिर हो जाता है तो उसे समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक और भी अधिक शक्तिशाली आत्माशिरा आंख खोजने की आवश्यकता होगी। वांग लिन ने गहरी सांस ली और अपने मन से सभी विकर्षणों को हटा दिया। क्रिस्टल कुंस्टोन से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे समतल हो गई, जब तक कि यह पहले की तरह प्रचंड नहीं रह गई। वांग लिन भी धीरे धीरे खुद को एक बार फिर साधना में उभारने लगा। ज़ुयू का देश, दिव्य बर्फ और बर्फ मंदिर के अंदर ली युवानफेंग वर्तमान में कमल की मुद्रा में बैठे हुए साधना कर रहे थे। उनके चारों ओर बर्फ के 5 बड़े ब्लॉक थे। इनमें से प्रत्येक ब्लॉक से 5 रंगों की रोशनी निकल रही थी और साथ ही दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के टुकड़े भी निकल रहे थे जिन्हें वह अवशोषित कर सकते थे। बर्फ के हर ब्लॉक के अंदर अंगूठे के नाखून के आकार का एक दिव्य जेड का टुकड़ा था। बर्फ में एक संरचना के कारण दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा में एक रहस्यमय परिवर्तन हुआ। ली युवानफेंग वर्तमान में बहुत बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति मंद थी और उसका चेहरा पीला था। बहुत देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। कितनी शक्तिशाली बिजली थी! उस बिजली में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि मैं उसके मुझ पर गिरने से पहले उसकी शक्ति को आधा कम करने में कामयाब रहा, फिर भी वह मुझे इतनी चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। ली युवानफेंग ने वांग लिन को मारने की कोशिश की, जबकि सन ताई और विशाल दानव कबीले के पूर्वज लड़ रहे थे। हालांकि उस पर सन ताई की बिजली ने हमला किया और आखिरकार उसे भागने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। वह केवल सुजाकू की एक गुप्त तकनीक के माध्यम से बलपूर्वक आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंचा था। उसे भविष्य में सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। परिणाम स्वरूप उन साधकों की तुलना में जो स्वयं आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंच गए थे, वह बहुत कमजोर था। ली युवानफेंग अंतिम चरण के आत्मा निर्माण साधकों से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन सच्चे आत्मा परिवर्तन साधकों से कमजोर था। इसलिए उसके लिए सन ताई की बिजली के सामने खड़े होने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता कि सेंग नियू मरा या नहीं। अगर वह नहीं मरा तो भी मेरी चाय की दुनिया ऐसी नहीं है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। ली युवानफेंग ने व्यंग्य किया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उस जूनियर रेड बटरफ्लाई ने घोषणा की कि वह 100 साल के लिए बंद दरवाजे की साधना में जा रही है। एक बार जब वह बाहर आएगी तो वह निश्चित रूप से एक आत्मा परिवर्तन साधक होगी। लेकिन उस समय मेरा जीवन काल समाप्त हो चुका होगा और अब ये कोई मायने नहीं रखेगा। विशाल दानव कबीले के पूर्वज को सेंग नियू का शरीर क्यों चाहिए था? ये बहुत अजीब है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो मैं नहीं जानता? ली युवानफेंग ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर भी कारण का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था। आत्मा शोधन संप्रदाय के बाह्य संप्रदाय के शिष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनेक पर्वतों में से एक पिलू के अंदर वांग लिन अपनी साधना से जागृत हुआ। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण का शिखर। वांग लिन की आंखें चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर को हिलाया। उसके शरीर पर आध्यात्मिक बर्फ हिलने लगी और उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। यहाँ तक कि जमीन और दीवारों पर जमी बर्फ भी हल्की नीली गैस में बदल गई और उसे वांग लिन ने अवशोषित कर लिया। वांग लिन के चेहरे पर चाय का निशान थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन अभी भी बहुत चौंकाने वाला था। ये छद्म आत्माशिरा आंख मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे और भी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह ढूंढने की जरूरत है। मेरा मानना है कि वह स्थान जहां असली आत्माशिरा आंख स्थित है पर्याप्त होगा। वांग लिन ने छद्म आत्माशिरा आंख को ढकने के लिए संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया और गुफा से बाहर निकल गया। गुफा के बाहर धूप खिली हुई थी। दूर तक देखने पर वसंत का आभास हो रहा था। पहाड़ की ढलानें हरी भरी थीं, जो एक सुंदर एहसास पैदा कर रही थीं। हालांकि हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन उसमें गर्मी का एहसास था। वांग लिन ने गहरी सांस ली और जाने ही वाला था कि उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह बगल की ओर देखने के लिए मुड़ा। वांग लिन की गुफा के पास अनगिनत गुफाएं थीं। वह इस पूरे समय बंद दरवाजे की साधना में लगा हुआ था, इसलिए उस अधेड़ उम्र के आदमी के अलावा वह किसी और से नहीं मिला था। अभी 100 फीट दूर एक गुफा में एक और व्यक्ति बाहर आया। इस व्यक्ति ने सूत से बने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद घूंघट था, जो एक बहुत ही असाधारण एहसास दे रहा था। काले बालों से भरा सिर हवा के साथ हिल रहा था। वह बहुत कोमल लग रही थी और उसके गालों पर गुलाबी रंग की झलक के साथ वह बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने देखा कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए उसने इधर उधर देखा। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय सुंदरता थी। वांग लिन को देखने के बाद उसने प्रतिक्रिया के तौर पर एक मुस्कान छोड़ी और फिर दूर की ओर देखा। वांग लिन ने अपनी नजर हटा ली। वह तुरंत पहचान गया कि यह लड़की वही है जिसे उसने सूर्यास्त में आते देखा था। वांग लिन ने भौहें सिकोड़ी। ये लड़की जानी पहचानी लगती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। जुबान दाओ संप्रदाय से लियू मेई केवल 1000 क्लोन तकनीक से बनाया गया एक अवतार था। वांग लिन ने थोड़ा सोचा और अब उसे इस लड़की की परवाह नहीं थी।
हालांकि वह अब तक की सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने अपने जीवन में देखा था, यहाँ तक कि रेड बटरफ्लाई से भी ज्यादा खूबसूरत और ली मुवान भी जिसकी तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। वह पहाड़ से नीचे कूद गया और तैरते हुए पहाड़ की जांच करने लगा। फिर उसकी नजर पहाड़ पर बनी एक गुफा पर पड़ी। इस गुफा में कुछ खास नहीं था और यह सबसे निचली गुफा भी नहीं थी। दूर से वह गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर 743 नंबर देख सकता था। ये यही होना चाहिए। वांग लिन उतरा और गुफा को देखा। जब वह साधना कर रहा था तो उसने छद्म आत्माशिरा आंख का उपयोग करके ये पता लगाया कि असली आत्माशिरा आंख कहाँ स्थित है। अब इसे देखते हुए वह तुरंत यह निर्धारित करने में सक्षम था कि गुफा 743 असली आत्माशिरा आंख के सबसे करीब थी। अंदर कोई है। वांग लिन ने देखा कि गुफा का दरवाजा बंद था। थोड़ा सोचने के बाद उसे एक योजना सूझी। वह अपनी गुफा में लौटने ही वाला था कि तभी अधेड़ उम्र का आदमी उसके घर से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक उठी और उसने वांग लिन की ओर देखा। सच तो यह है कि मैं वांग लिन को उसी क्षण से देख रहा था जब वह बाहर आया था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी जब उसने कहा, कियान म्यू इधर आओ। वांग लिन की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। वह 10 फीट दूर उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास पहुंचा। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण का शिखर। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसे आभास हो गया था कि इस कियान म्यू में कुछ अजीब बात है। कियान म्यू की साधना की गति बहुत तेज थी। जब वह यहाँ आया तो वह फाउंडेशन स्थापना के शुरुआती चरण में ही था। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अगली बार उन्हें देखा तो वह फाउंडेशन की स्थापना के मध्य चरण में थे। अब जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे फिर से देखा तो वह पहले से ही फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंच चुका था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने होठों को चाटा और उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसे यह सोचने में कोई संकोच नहीं हुआ कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो यह व्यक्ति पहले से ही उसके साधना स्तर कोर गठन के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका होगा। इस कियान म्यू के पास या तो कोई स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है या फिर उसकी साधना पद्धति बहुत रहस्यमयी है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग लिन को घूर कर देखा और मुस्कुराया। कियान म्यू, मुझे डर है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे तुम्हें साथी साधक कहना पड़ेगा। वांग लिन ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, कोई समस्या नहीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में एक बुरी नीयत दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया और मुस्कुराया। कियान म्यू, अगर तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकते हो तो तुम्हारे पास अब से कुछ महीनों बाद कोर शिष्य बनने की प्रतियोगिता में अच्छा मौका होगा। एक बार जब तुम कोर शिष्य बन जाओगे तो तुम्हें हर बार वापस आना याद रखना होगा। वांग लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक, लेकिन मेरे कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं दूसरे कमरे में जा सकता हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। 700 से कम संख्या वाली गुफाओं में जाने के लिए किसी बुजुर्ग की अनुमति की आवश्यकता होती है। हालांकि मैं एक बार इसके लिए आवेदन करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वांग लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस गुफा 743 चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुफा 743 को देखा। वह हंसा और बोला, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन कियान म्यू, हालांकि गुफा 743 में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन ये सबसे अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं। वांग लिन ने हंसते हुए 2 मध्यम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाले। मुझे लगातार सीनियर को परेशान करना पड़ता है। यह अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन मेरे सम्मान को दिखाने के लिए कुछ है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इसे स्वीकार करने के बाद मन ही मन उपहास किया। अभी समय नहीं है, लेकिन जब रात होगी, चाहे आप मुझे कितने भी स्पिरिट स्टोन दे दें, मैं फिर भी पता लगा लूंगा कि आप इतनी तेजी से साधना कैसे करते हैं। हालांकि वह अपने दिल में इस बारे में सोच रहा था, वह हंसा। उसने एक जेड निकाला, एक संदेश रिकॉर्ड किया और उसे झटका दिया। जेड उड़ गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नियंत्रण में ये गुफा 743 में उड़ गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति गुफा 743 से बाहर निकला। वह काले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा मांस से भरा हुआ था। वह किसान से ज्यादा कसाई जैसा लग रहा था। वह अधेड़ उम्र के आदमी के सामने उतरा और उसके हाथ जोड़े। वरिष्ठ, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मुझे अपना टोकन दो, मैं तुम्हारा कमरा बदल रहा हूँ। गुफाएं बदलें? मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं वहाँ ठीक से साधना कर रहा हूँ। मुझे क्यों बदलना चाहिए? इस व्यक्ति ने नाक भान सिकोड़ी। उसकी नजर वांग लिन पर पड़ी और उसने व्यंग्य किया, क्या तुम वह बदमाश हो जो बदलना चाहता है? मुझे 100 मध्यम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन दो, वरना इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। ऐसा कहकर वह अधेड़ व्यक्ति की ओर देखे बिना ही गुफा 743 में वापस लौट गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने उस आदमी की पीठ की ओर देखा। उसने तय किया कि कियान म्यू से निपटने के बाद वह उस व्यक्ति को जरूर सजा देगा। कियान म्यू, तुम पहले वापस जा सकती हो, मैं कल तुम्हारे लिए एक अलग गुफा ढूंढ लूंगा।
अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से वांग लिन को अब और बोलने नहीं देगा। उसने अपनी आस्तीन लहराए और अपने घर लौट आया। वांग लिन की अभिव्यक्ति सामान्य बनी रही और वह अपनी गुफा में वापस चला गया। उसने अपने मन में उपहास किया, अगर अधेड़ उम्र का आदमी उसे परेशान करने नहीं आता है तो इसका मतलब है कि अधेड़ उम्र के आदमी को मरना तय नहीं था। हालांकि अगर अधेड़ उम्र का आदमी लालच में आकर रात में उसके पास आता है तो वांग लिन उसे मार ही सकता है। देर रात को जब अधेड़ उम्र का आदमी अपने घर से बाहर निकला तो पूरी तरह सन्नाटा था। उसने वांग लिन की गुफा को देखा और उसकी आंखों में लालच भर गया।